completed our most important example of latest example number 7. In that what we have seen? We have seen important points. कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कौन से इंपॉर्टेंट अकाउंट्स जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का बेस है. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर एक्सरसाइज एग्जाम्पल. It is of exercise, so you can conclude it as a most IMP. Why it is most IMP? Because अगर आप ये सम करके जाते हैं तो आपका 60% चैप्टर वहाँ पर ही कवर हो जाता है. और क्यों? Because there are so many adjustment, and each adjustment I will explain in that way, so your each and every example will be clear. ओके, सो जो एग्जाम्पल जो एडजस्टमेंट हम करने जा रहे हैं वो मोस्ट IMP है, इसलिए आपको सबसे ज़्यादा फोकस एग्जाम्पल नंबर 13 पे रखना है. और उसके बाद में हम जो सम सॉल्व करेंगे वो सेम वे में है, कैलकुलेट करना है, बट वो भी मोस्ट IMP है, वो अपने आगे देखेंगे. नाउ एग्जाम्पल 13 की बात करें तो उसमें जो एडजस्टमेंट प्रिपेयर करने हैं, जो ट्रांजेक्शन दिए गए हैं, वो मेनली वही अकाउंट के हैं जो मैंने आपको बोला था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है. ओके, जस्ट लाइक फिक्स असेट, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज टैक्सेशन एक्सेट्रा. ओके, सो वन बाय वन वी विल कवर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन. सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर एग्जाम्पल नंबर 13. कौन से स्टेप फॉलो करने हैं? हमको सबसे पहले पूरी बैलेंस शीट को एनालाइज करना है. आफ्टर दैट we will try to solve the adjustment. Okay, so our balance sheet is given of Nitco Limited of 2011 and 2012 year ending. In C balance sheet they are providing two types of equity shares. This is the most important point. Why two types? Because some equity shares are fully paid up and some are partly paid up. So company can do that कि उसके जो पार्टली पेड अप है वो अमाउंट उसको क्या करेगी, अनपेड अमाउंट जो है उसको फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट कर सकती है. और वही एग्जाम्पल को आप इम्पोर्टेंट देकर वही एडजस्टमेंट को उसने क्या किया है, इम्पोर्टेंट बना दिया है कि आपने जो भी इक्विटी शेयर अनपेड है उसको आप फुल्ली पेड अप कर रहे हो. ओके, नाउ इक्विटी शेयर्स आर गिवन, टू टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स आर गिवन. आफ्टर दैट प्रेफरेंस शेयर्स. On asset side, fixed asset, investment, stock, debtors, cash balance, primary expenses, and after that some necessary accounts are prepared. Now see, इस एग्जाम्पल में जितने भी पॉइंट्स दिए हैं, जितने भी नाम मेंशन किए हैं और जो भी एडजस्टमेंट है वो आपको 100% प्रैक्टिस करके जाने. आपको आपका 100% देना है इस चैप्टर में. अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको 14 मार्क्स लाना है. नाउ विच अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड. ओके, हमको कौन से अकाउंट प्रिपेयर करने हैं वो हमें कैसे पता चलेगा? जब हम एडजस्टमेंट देखेंगे. ओके, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या? बैलेंस शीट. तो बैलेंस शीट को हमने एनालाइज कर लिया. अब हम कहाँ पर पुट करेंगे हमारा फोकस? एडजस्टमेंट पे, जो हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन है उस पर. सो व्हाट इज अवर फर्स्ट स्टेप? वी हैव जस्ट एनालाइज अवर बैलेंस शीट. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर एडिशनल इंफॉर्मेशन. वहाँ पर आपको क्या करना है, जितनी भी एडजस्टमेंट में जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है वहाँ पर आप सर्कल कर लीजिए ताकि आपको पता चले ऐसे अकाउंट्स हमें प्रिपेयर करने हैं. और अकाउंट्स क्यों प्रिपेयर करने हैं? बिकॉज वी वॉन्ट टू फाइंड आउट missing items or we want to solve hidden transaction. Okay, so let's start our additional information. Proposed equity dividend of last year and also paid of interim dividend. Now see, most important concept, proposed dividend. It is most important account. Why it is most important? आपको हर एक एग्जाम्पल में प्रपोज डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन वाला एडजस्टमेंट आपको आएगा. ओके, क्योंकि अगर उनको 14 मार्क्स का एग्जाम्पल बनाना है तो उनको ऐसे एडजस्टमेंट भी देने हैं कि जो इम्पोर्टेंट हो, जो बच्चे कंफ्यूज हो जाए सॉल्व करने टाइम. तो इसमें क्या करना है आपको? अगर बैलेंस शीट में, याद रखिए,
अगर बैलेंस शीट में आपको डिविडेंड का डेटा दिया हुआ है, क्लियर, क्या बोल रही हूँ मैं, प्रपोज डिविडेंड का डेटा अगर बैलेंस शीट में दिया गया है तो क्या करना है, तब आपको ऐसा एज्यूम करना है कि आपने वो जो लास्ट ईयर का बैलेंस था वो फिलहाल करंट ईयर में आपने क्या कर दिया है, पेड कर दिया है। बस इतना कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है तो समझिए कि आपका प्रपोज डिविडेंड अकाउंट क्लियर हो गया। क्या किया, जो बैलेंस शीट में अगर अमाउंट दी है दोनों साल की ओपनिंग क्लोजिंग, तो आपने आपका जो लास्ट अमाउंट था वो करंट में क्या किया है, पे कर दिया है। तो आपके पास 3 अमाउंट हो गई, 3 अमाउंट, यानी इधर टोटल आंसर आपको मिलेगा यहाँ पर, और ये आंसर कहाँ जाएगा आपका, एडजस्टेड P&L। Okay, so this is the most important point of proposed dividend concept. Number 2, our adjustment is saying that on 31st March 2012, preference shares were redeemed at 5%. Again, it's a very simple, but we have to prepare this account. रिडम्पशन प्रीमियम का अकाउंट और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अकाउंट प्रिपेयर करना होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, नॉर्मल एडजस्टमेंट है। उसके बाद देखिए, पेड ₹84,000 एज अ टैक्स फॉर लास्ट ईयर वाइल प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड वाज पेड ऑन 31st मार्च each year। जो हमारा नॉर्मल डिविडेंड होता है प्रेफरेंस शेयर पे वो हमने पे किया है, और दूसरा क्या बोला है, 84,000 का हमने टैक्स पे किया है। तो अगर हमको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन वाला अकाउंट प्रिपेयर करना है तो हमको क्या करना होगा, पहले तो हमें बैलेंस शीट देखनी है, उसके बाद में अगर कोई एडजस्टमेंट है तो हमारे पास अब 3 अमाउंट हो जाएगी, 3 अमाउंट को कंपेयर करके हमको 4th वाला मिलेगा, और 4th वाला कहाँ जाएगा, हमारे एडजस्टमेंट में। ओके, जैसे जैसे अकाउंट प्रिपेयर करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, आपको अमाउंट एंड एंट्री याद रह जाएगी, बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहला फर्स्ट इज प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड यानी कि प्रपोज डिविडेंड वाला अकाउंट, और दूसरा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ फोर्थ पॉइंट इज ड्यूरिंग द ईयर machinery costing 42,000 rupees, written down value is 10,500, has been sold for 33,250। आपको अब किसकी बात की है, फिक्स असेट की। अगेन इट इज रिपीटेड, फिक्स असेट यानी हमको क्या करना है, अकाउंट प्रिपेयर करना है, फाइंड आउट क्या करना है, या तो फिर डेप्रिसिएशन की अमाउंट, या तो परचेज, या फिर सेल। ओके, सो वी विल प्रिपेयर, एंड हमको वर्किंग नोट भी करनी होगी ताकि हमारा जो अकाउंट है वो एग्जैक्टली अमाउंट शो करता है कि नहीं। तब मैं आपको बताऊंगी कि आप या तो वर्किंग नोट कीजिए या फिर अकाउंट ड्रॉ कीजिए, दोनों तरीके से आपका अकाउंट सॉल्व होता है और आपका आंसर मिलता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप इस वे को अपनाते हो या फिर वर्किंग नोट को। क्लियर, अगर आपके पास 100% नॉलेज है फिक्स असेट के रिगार्डिंग, पूरा डेटा एनालाइज करना आता है, तो डायरेक्टली वर्किंग नोट पे फोकस कीजिए। क्यों, बिकॉज वर्किंग नोट और अकाउंट प्रिपेयर करना दोनों सेम वे है, बट हमें वर्किंग नोट के अकाउंट प्रिपेयर करने के मार्क्स नहीं मिलते हैं, हमें जस्ट बेस क्लियर करना है तो ही हम वर्किंग नोट करेंगे। अगर आप मार्क्स के ओरिएंटेड जाते हैं तो आप सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कीजिए और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो डिनोट कर दीजिए, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। आफ्टर दैट फिफ्थ एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड फॉर द ईयर was 52,500 on fixed asset। Now see, हमको जो फोर्थ एडजस्टमेंट था उसमें क्या बोला और फिफ्थ में क्या बोला। फोर्थ में बोला कि कुछ मशीनरी यानी जो हमारी फिक्स असेट का पोर्शन होता है वो नाम मेंशन नहीं किया है। ओके, तो जो फोर्थ वाला एडजस्टमेंट था और फिफ्थ वाला है, दोनों इंटर रिलेटेड है। कैसे इंटर रिलेटेड है, अमाउंट इंटर रिलेटेड नहीं है बट अकाउंट इंटर रिलेटेड है, फिक्स असेट। ओके, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, फिफ्थ वाले एडजस्टमेंट के लिए भी फिक्स असेट का अकाउंट प्रिपेयर करना है
और उसी पर से हमें डेप्रिसिएशन की अमाउंट लेस करके जो भी हमारी स्टार अमाउंट मिलेगी, या तो हमें परचेज मिलेगा या तो फिर हमें सेल मिलेगा. ओके, आफ्टर दैट, out of general reserve, a company has declared a bonus share of ₹2 equity share to make it fully paid up. मैंने डिस्कस करवाया कि आपके जो इक्विटी शेयर्स है आर ऑफ टू पेड, अनपेड अमाउंट वाले यानी पार्टली पेड अप और फुल्ली पेड अप. तो हम क्या करेंगे, हमारा जो पार्टली पेड अप है उसको हम ₹2 कहाँ से लेंगे, GR से लेंगे और क्या कन्वर्ट कर देंगे, जो पार्टली पेड अप है वो उसको हम फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करेंगे. पैसे कहाँ से लाएंगे, GR में से लाएंगे. अकाउंट कौन सा अफेक्ट होगा, GR अकाउंट अफेक्ट होगा. ये तो हमारे पूरे अलग तरीके वाला ही इक्विटी शेयर है जो डिफरेंट है. किससे, इससे. दोनों शेयर के नंबर्स अलग हैं, दोनों शेयर की अमाउंट्स अलग है. सो बी केयरफुल, डोंट बी गेट कंफ्यूज. दोनों अमाउंट को आपको इक्वल नहीं करनी है. ओके, नाउ लास्ट एग्जांपल्स एडजस्टमेंट. During the year, company issued new equity shares to equity shareholders as a right shares in the ratio of 5:1. What is doing company 5:1? यानी क्या, यहाँ पर अब बोनस शेयर नहीं है, अब राइट शेयर है. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बोनस शेयर एंड राइट इश्यूज यानी राइट शेयर्स. डिफरेंस क्या है दोनों का, कैश फ्लो के रिगार्डिंग मैंने आपको डिस्कस करवाया था कि अगर आप बोनस शेयर इश्यू करते हो तो आपके कैश पर कोई इफेक्ट नहीं होता है. तो पैसे कहाँ से आते हैं, हम क्या करते हैं, हमारा GR अकाउंट ट्रीट करते हैं, वहां से पैसे लेते हैं. जबकि अगर हम बात करें राइट शेयर्स की, वहां पर हमें अमाउंट इफेक्ट होगी. इसलिए हम हमारी कैश फ्लो में राइट शेयर के ट्रांजैक्शन की इफेक्ट देंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, डिफरेंस इज क्लियर बिटवीन दैट बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर. राइट शेयर के एडजस्टमेंट को हमें यहाँ पर इफेक्ट करवाना है. हमने जो एडिशनल हमारे इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं वो हमें फाइंड आउट करने हैं. और हम कब फाइंड आउट कर सकेंगे, अगर हम इक्विटी शेयर कैपिटल का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा आंसर. ओके, बट उसके लिए भी हमको कुछ बोला है, आप कितने राइट शेयर इश्यू करते हैं, 5:1. दैट मीन्स व्हाट, अगर मेरे पास कंपनी की 5 शेयर्स है तो मुझे हक है कि मुझे 1 शेयर मिल सकता है. देयर इज अ चांस, नॉट कंपल्सरी. ओके, कंपनी कंपल्सरी नहीं बोलती कि आपको लेना ही है. कंपनी आपको खाली जस्ट ऑफर करती है, फर्स्ट राइट आपको देती है. मान लो कि 50,000 यहाँ पर शेयर है तो उसके सामने आपको राइट शेयर कितने मिलेंगे, 10,000. ओके, सो दिस इज द डिस्कशन अबाउट एंटायर एडजस्टमेंट, इंपॉर्टेंट अकाउंट्स. नाउ we will put our focus on our main portion accounts. और अकाउंट्स क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमको हमारा 14 मार्क्स का सम सॉल्व करना है, CFS कैश फ्लो स्टेटमेंट. ओके, सो नाउ वी विल prepare our accounts and after that we will move on cash flow statement. So student, we have just completed our entire adjustment discussion. Now we are moving on important accounts. ओके, आपको मैंने बताया था कि फिक्स असेट का जो अकाउंट है वो इच एंड एवरी एग्जाम्पल में आपको यूजफुल होगा. तो हम स्टार्ट भी वहां से करेंगे, हमारा फिक्स असेट का अकाउंट. सो अवर फर्स्ट अकाउंट इज फिक्स असेट अकाउंट. फिक्स असेट अकाउंट,
फिक्स एसेट अकाउंट के लिए कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर है? फर्स्ट, आपके पास उसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद इस अकाउंट का जो मेन पॉइंट है वो है उसकी जो मिसिंग अमाउंट ढूंढना। कौन सी मिसिंग अमाउंट होगी? या तो परचेज या फिर सेल। ओके, सो नाउ वी विल पुट एंट्री वन बाय वन एंड वी विल गेट आंसर। फर्स्ट एंट्री इज ऑफ 2 ओपनिंग बैलेंस। See in your book, opening balance is 7,35,000. Closing balance is 8,05,000. After that, one adjustment is given. You are selling your fixed asset, but उसके लिए वर्किंग नोट, मैंने आपको अभी डिस्कशन में बताया था कि आप वर्किंग नोट से भी आंसर डिटेक्ट कर सकते हैं और अकाउंट प्रिपेयर करते हो तो वेल एंड गुड। ओके, बट आप सोचते हैं कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट अकाउंट की वजह पे डायरेक्ट आप वर्किंग नोट प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो जस्ट सी दिस वर्किंग नोट नंबर 1 for fixed asset. See your transaction. What they are saying that during the year machine costing rupees 42,000, written down value of it is 10,500. It's the entire transaction. So what the cost? Cost is rupees 42,000 माइनस क्या करेंगे हम, तब हमको WDV मिलेगा। Think what I will deduct. After deducting that item I will get my WDV. WDV means depreciation की पर्टिकुलर मेथड है कि डेप्रिसिएशन इतना माइनस करने के बाद ए वाली वैल्यू हमारे पास बचती है, तो WDV रिटन डाउन वैल्यू। ओके, तो हम यहाँ पर माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, पर यहाँ पर कहीं कोई इंफॉर्मेशन डेप्रिसिएशन की तो दी नहीं है मशीनरी के रिगार्डिंग, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमारे पास है WDV, जस्ट गो रिवर्स। WDV कितनी है हमारी? 10,500. ओके, सो माय डेप्रिसिएशन विल बी 31,500. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, if I am selling this machinery at the rate of 33,250. Now see what I am doing. I am selling this. Cost कितनी है? 10,500 till now after depreciation. Okay, but I am selling it in rupees sold यानी SP कितनी है? 33,250. So what I will get? My star point, profit on sale of machinery. Okay, so my answer is 22,750. Clear? This profit will be put here because it is a part of fixed asset. Just put entry. आपको पता होना चाहिए अगर प्रॉफिट है तो डेबिट साइड, क्लियर, और लॉस है तो क्रेडिट साइड। तो P&L अकाउंट, कौन सा P&L अकाउंट? एडजस्टेड। क्या किया? प्रॉफिट गेन किया। कितने का? 22,750. Okay, now what I have did, I have sold this cost by cash account sell of 33,250 ए वाली अमाउंट, और
दूसरा भी एक ट्रांजेक्शन दिया है जो आपका P&L अकाउंट से रिलेट करता है, आपका डेप्रिसिएशन। कितना? बुक में देखिए आपको एडजस्टमेंट दिया हुआ है 5th नंबर वाला, 52,500 का आपने फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन दिया है। टोटल इज 8,9750 and here same way 8,90,750. Total are equal? No. So what I will get? Here surplus is given of 1,33,000. ओके, इस अमाउंट को डिडक्ट करने के बाद, इस अमाउंट के इफेक्ट देने के बाद आपके पास क्या बचता है? 1,33,000 और वो सरप्लस है। सरप्लस यानी ऐसी अमाउंट जिससे आप परचेज करते हो। क्लियर? तो आप क्या बोलोगे? आपने जो अमाउंट फिक्स यहाँ पर फाइंड की वो था आपका परचेज। यहाँ पर मैं परचेज नहीं लिख सकती, कौन सा अकाउंट इफेक्ट करेगा? कैश अकाउंट। बट आपको पता चले कौन सा ट्रांजेक्शन है, इसलिए मैंने यहाँ पे परचेज लिखा है। आप ब्रैकेट में लिखिए, आपका कैश अकाउंट यहाँ पर इफेक्ट होता है। कौन सी एक्टिविटी इफेक्ट होती है? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। ओके, इफ यू आर परचेजिंग एनी asset or selling any asset, you will put this entry in investing activity. Okay, now second important point is of bonus sale. But listen friends, यहाँ पर नाम एग्जैक्ट बोनस शेयर का नहीं दिया है। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने जो अनपेड अमाउंट थी, जो 2 रुपीज बाकी थे शेयर के आपके फर्स्ट टाइप ऑफ इक्विटी में, वो अनपेड अमाउंट को उन्होंने क्या किया? फुल्ली कन्वर्ट कर दिया, फुल्ली पेड अप। तो कौन सी अमाउंट मिलेगी हमें? हमारे जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर थे वो कितने थे? 52,500। अगर एक शेयर का 2 रुपीज बाकी है तो बाकी अमाउंट कितनी निकली? 1,05,000 रुपीज। ओके, कैसे फाइंड आउट किया? पता चला आपको? एक शेयर का 2 रुपीज, तो हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं? 52,500 एंड आई विल गेट द आंसर ऑफ 1,05,000। कौन सी अमाउंट का? बोनस। बट बोनस कहाँ से डिक्लेयर करा है हमने? जीआर से। इसलिए हमारे इक्विटी वाले अकाउंट में, यहाँ पर जब इक्विटी अकाउंट पर प्रिपेयर करेंगे, लिख ही देते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, particulars opening balance by opening balance. Okay, now closing balance 2, opening balance is given 420। आगे हमने क्या किया? हमने बोनस शेयर इशू किए। कौन से अकाउंट की हेल्प से? जीआर की। तो बोनस यहाँ पे लिखिएगा, जीआर अकाउंट इफेक्ट होगा 1,05,000। नाउ सी नेक्स्ट व्हाट दे आर सेइंग। दे आर सेइंग दैट राइट इशू भी किए हैं हमने। कितने किए हैं? वो भी आपने 5:1 में किए हैं। 52,500 पर हमने जितने भी शेयर इशू करने हैं वो 1 रेशियो में, यानी हमारे शेयर्स की नंबर होंगे। क्लियर? इस रेशियो पर से मैंने इतना डिनोट किया, मेरे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इतने हैं, राइट, इतने इशू किए, तो सेम अमाउंट हमें मिलेगी। ₹1,05,000 के मैंने राइट शेयर भी इशू किए हैं, पर उसकी इफेक्ट जीआर पर नहीं होगी, उसकी इफेक्ट होगी कैश बैलेंस पर। कैश अकाउंट राइट इशू
1,05,000. So I can say that my total is 630 and I will get my closing balance of 6,30,000. Okay, so my account is completed now. Okay, now we will put next entry of another account. Now next important account is GR account. You know that opening balance will be on opposite side. So by opening balance, what is amount of opening balance of GR account? 280 and closing balance is 140. हमने क्या किया है, हमारे जो बोनस से इशू किए हैं, जो अनपेड अमाउंट थी उसको फुल्ली में कन्वर्ट किए 2 रुपीज से। 1,05,000 का जो डिफरेंस था कहाँ से लिया हमने? GR से। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमने इक्विटी सेल का अकाउंट यहाँ पर इफेक्ट किया। कौन सी क्रॉस एंट्री? एंट्री विल बी दिस वन। ओके, इस वाली एंट्री की क्रॉस एंट्री 1,05,000। क्लियर? और कोई एंट्री हमारे पास GR के रिलेटेड बचती नहीं है, इसीलिए अब हम क्या करेंगे, अकाउंट क्लोज करेंगे और जो भी अमाउंट निकलेगी टोटल में से जो हमें सरप्लस मिल रहा है वो कितना है? 35,000। ओके, सो इट विल बी ट्रांसफर टू PNL अकाउंट, बट विच PNL अकाउंट? एडजस्टेड। आप क्या बोलेंगे कि आपने जनरल रिजर्व में अमाउंट को पुट किया है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट थी वो। क्लियर? नाउ वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट अकाउंट, प्रपोज डिविडेंड अकाउंट। हमको ओपनिंग क्लोजिंग प्रपोज डिविडेंड का दिया है और एक ट्रांजेक्शन दिया है कि आप क्या कर रहे हो, आप आपके प्रपोज डिविडेंड की जो अमाउंट है लास्ट ईयर वाली आप पे कर रहे हो। तो सिंपल वे, प्रपोज डिविडेंड अकाउंट देखाय છે opening closing to closing balance by opening balance. What is opening balance? 50,400. 78,750. So now in adjustment they are saying that you are paying dividend of last year. मैंने आपको अभी डिस्कशन में बताया था एडजस्टमेंट वाले कि अगर आपको बैलेंस शीट की दोनों अमाउंट दी है तो हमें क्या एज्यूम करना है कि हम जो लास्ट ईयर वाला एडजस्टमेंट है, लास्ट ईयर वाला जो डिविडेंड है वो पे कर चुके हैं। कब पे कर रहे हैं? इसी साल। यू आर पेइंग दिस पेड। कौन सी अमाउंट? हर एक एग्जाम्पल के लिए आपको सेम ट्रांजेक्शन रिपीट करना है, सेम वे में सॉल्व करना है, इसलिए वही अमाउंट मैं वापस लिख दूंगी। सो माय टोटल विल बी 129,150 एंड बाय प्रोविजन फॉर डिविडेंड, कौन सा? करंट ईयर में आपने प्रोविजन किया है, कितनी अमाउंट मिलेगी? ओके, और नेक्स्ट अकाउंट इज प्रपोज डिविडेंड अकाउंट।
proposed dividend account is the item which is shown in liability side. So our opening balance will be on credit side. Our opening balance is 50,400 and closing balance. What is the amount of closing balance? See in your balance sheet, 78,750. Okay, opening and closing is given. Now the most important thing about proposed dividend account, अगर आपको proposed dividend account के बारे में कोई डेटा नहीं दिया है, यानी कि सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है, तो हमें क्या एज्यूम करना होता है कि जितना भी लास्ट ईयर का हमारा बैलेंस है वो हमने ड्यूरिंग द करंट ईयर क्या किया है, पेड कर दिया है. ओके, सो ये आपकी जो पेड अमाउंट है आपको हर एक सम में एज्यूम करनी है. हमारा ओपनिंग बैलेंस है 50,400. सो यहाँ पर हम एज्यूम करके चलते हैं और मान लेते हैं कि हमने इसको कैश में पेड किया है. ओके, टू कैश अकाउंट 50,400, 1,29,150. So what I will get provision about dividend, and it is amount which will be put in your most important P&L account, adjusted P&L account. So my balance will be 78,750. वापिस एक बार समझ लीजिए, हर एक एग्जाम्पल में आपको ये सॉल्व करना है. आपको प्रपोज डिविडेंड के बारे में अगर दो अमाउंट दी है, तीसरी कोई ट्रांजेक्शन नहीं दी है, या तो फिर वो लोग बोल देते हैं दोनों में से दो अमाउंट देते हैं और एक सिंगल अमाउंट दे देते हैं, तो आपको क्लोजिंग फाइंड आउट करना होगा. पर इस सम में हमको क्या बोला है, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दे दिया है. बट अगर आपको नहीं पता कि आपने जो अमाउंट है, एज्यूम करके चलना है कि आपकी जो लास्ट ईयर की अमाउंट है, यानी आपका ओपनिंग बैलेंस है, वो आप करंट ईयर में पे करते हो, तो आप ए वाला आंसर नहीं ला पाओगे. ओके, सो प्लीज फोकस दैट इट इज स्टार पॉइंट अबाउट प्रपोज डिविडेंड अकाउंट, कि आपको जो लास्ट ईयर वाला बैलेंस है वो यहाँ पर एज्यूम करके चलना है कि आपने ए वाली अमाउंट कैश में पे की है. क्लियर? अब उसके बाद मुझे जो एंट्री मिलेगी वो एंट्री कहाँ शिफ्ट करनी है, एडजस्टेड P&L में. नाउ माय नेक्स्ट अकाउंट इज प्रोविजन फॉर टैक्सेशन. बाय ओपनिंग बैलेंस 70,000 हमें ओपनिंग बैलेंस दिया है, और सेम वे क्लोजिंग टू क्लोजिंग बैलेंस is given 84,000. Now listen me carefully. As per PD account यानी प्रोविजन फॉर डिविडेंड या तो फिर प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, दोनों में सिमिलैरिटी है क्योंकि दोनों टाइम्स है जो लायबिलिटी साइड हमको रखना होता है. बट सी in your example, if opening and closing balance is given of provision for taxation, यानी कि आपको ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया है और कोई एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन नहीं दिया है, तो फिर क्या करना है, सेम वे हमको अमाउंट रख के अकाउंट क्लोज कर देना है. बट यहाँ पर हमें एडजस्टमेंट दिया है एडिशनल इंफॉर्मेशन में. So we will say we have paid 84,000 by cash to cash account paid.
84,000। कौन से एडजस्टमेंट में दिया है? देखिए, आपको थर्ड वाले एडजस्टमेंट में बोला है कि आपने जितनी भी आपकी लास्ट ईयर की अमाउंट है, लास्ट ईयर की अमाउंट कितनी थी आपकी, जो बैलेंस था 84,000, वो आपने क्या किया है? पे कर दिया है। तो अब हमारा टोटल होगा 168 और हमें कौन सी अमाउंट मिलेगी? हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री इस अकाउंट की बाय प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, हमें हर एक सम में फाइंड आउट करना है कि ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना टोटल एडजस्टमेंट फाइंड आउट किया है, 98,000। अब कौन सी एंट्री कहाँ पर रखनी है? ये जो एंट्री है वो एंट्री हमें एडजस्टेड P&L में रखनी है, जबकि हमने जितना भी कैश पे कर दिया है, हमने कितना कैश पे किया है टोटल लास्ट ईयर का इनकम टैक्स का, वो हमें कहाँ रखना है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से माइनस करना है। ओके, सो दिस वे टू एंट्री विल बी शोन इन अ कैश फ्लो अकाउंट. Now our next account is adjusted P&L account, but before that we have to prepare some necessary accounts also, कि जहाँ जहाँ हमने हमारे जो एडजस्टमेंट है वो इफेक्ट करते हैं, उसका मेन अकाउंट है इन्वेस्टमेंट अकाउंट. It's a very simple account because amount is given. We have to just find out a single entry. Opening balance is given. ₹1,40,000. Opening balance 1,40,000 and by closing balance सो टोटल में से हमने ये अमाउंट माइनस की तो हमें क्या मिलेगा? हमने जो इन्वेस्टमेंट परचेज किया होगा वो एंट्री हमें मिलेगी. उसका आंसर है 42,000. ये कौन सी अमाउंट है? ये आपकी हिडन अमाउंट है जो आपको आपके नॉलेज के बेस पर फाइंड आउट करनी है. कहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया होगा, आपको सिर्फ एज्यूम करके चलना है कि जो मिसिंग अमाउंट है वो आपने परचेज किए. मान लो कि अगर आपका टोटल इस साइड ज़्यादा होता, ओके, और यहाँ पर कम बैलेंस होता, तो हमें क्या मिलता? सेल मिलता. ओके, तब हम क्या बोलते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट को सोल्ड कर दिया है. क्लियर? सो नेक्स्ट अकाउंट विल बी प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट. नेक्स्ट अकाउंट इज इक्विटी शेयर कैपिटल. ओके, हमने बोला यहाँ पर कि हमको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट सब बनाने हैं, बट जो मेन अकाउंट है हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल, फर्स्ट पहले वो प्रिपेयर करेंगे. उसमें हमको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है और एडजस्टमेंट में हमें बोला हुआ है कि हमारे जो जनरल रिजर्व की अमाउंट है उसमें से हमने क्या किया है? बोनस शेयर को इश्यू कर दिया है. तो पहले हम क्या करेंगे? हमारी ओपनिंग क्लोजिंग की एंट्री करेंगे. उसके बाद अगर कोई शेयर इशू हो रहे हैं या फिर बोनस शेयर आपने इशू किए हैं, तो वो दोनों एंट्री करके हमें अकाउंट क्लोज करना है. तो देखिए आपके बैलेंस शीट में आपका ओपनिंग बैलेंस है 420 और क्लोजिंग बैलेंस है बाय ओपनिंग बैलेंस. Opening balance is 420. Okay. Now आपके एडजस्टमेंट में देखिए आपको बोला है आपने
बोनस शेयर इशू किए हैं और हमने वर्किंग नोट में बताया था कि हमने कितने अमाउंट के बोनस शेयर इशू किए हैं और वो अमाउंट हमने कहाँ से सेट की है, वो अमाउंट हमने जीआर अकाउंट से सेट की है। तो देखिए आपका एडजस्टमेंट नंबर 6, आउट ऑफ जनरल रिजर्व, यानी यूज कौन सा बैलेंस किया है, जनरल रिजर्व। आउट ऑफ जनरल रिजर्व द कंपनी हैज डिक्लेयर्ड अ बोनस ऑफ 2 रुपीज पर इक्विटी शेयर। वहां से हमने वर्किंग नोट से फाइंड आउट किया था कि ₹1,05,000 ये जो अनपेड अमाउंट है, वो अनपेड अमाउंट को हमने एज्यूम कर लिया एज अ फुल्ली पेड अप शेयर। ओके, और उसको क्या बोल दिया हमने, बोनस। यहाँ पर हमें नए शेयर इशू नहीं करने हैं, जो अनपेड अमाउंट वाले शेयर है उसको फुल्ली में कन्वर्ट करना है और उसे हमने बोनस का नाम दिया। और कौन सा अकाउंट यूज किया, जीआर अकाउंट। तो यहाँ पर दूसरी एंट्री होगी बाय जनरल रिजर्व अकाउंट और ये है बोनस वाली अमाउंट। ओके, इस साइड हमारा क्लोजिंग बैलेंस हमें दिया है 630, सो माय टोटल इज 630। सो यहाँ पर जो अमाउंट मिलेगी वो क्या है, वो अमाउंट है कैश अकाउंट से रिलेटेड और उसका नाम है इशूड शेयर्स। जो शेयर हमने इशू किए हैं और जिससे हमें कैश अकाउंट में इफेक्ट मिली है, वो कौन सा अकाउंट, शेयर इशू अकाउंट। कितने शेयर इशू किए थे, हमने वर्किंग नोट में फाइंड आउट किया था 1,05,000, यानी कि सेम अमाउंट के हमने शेयर इशू किए थे। तो यहाँ पर आंसर होगा 105,000। ओके, यानी इस अकाउंट में से हमको 2 एंट्री फिक्स मिलती है। फर्स्ट इज व्हाट, हमने बोनस शेयर कितने के इशू किए वो वर्किंग नोट में से फाइंड आउट करना है, और दूसरा कि कितने से जो बाकी के अमाउंट है। अगर आप मान लो कि आप बोल रहे हो कि मैम हमने बोनस शेयर इशू किए हैं, ओपनिंग क्लोजिंग है, तो डायरेक्ट अमाउंट टैली हो जानी चाहिए, बट अमाउंट टैली नहीं हो रही, तो फिर क्या होगा, जो रिमेनिंग बैलेंस है वो हमें एज्यूम करके चलना होता है कि इतने शेयर हमने इशू किए। और हम जब शेयर इशू करते हैं तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होता है, कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट इफेक्ट होता है, इसीलिए हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए इस अकाउंट को प्रिपेयर करना है। ओके, सो दिस इज इक्विटी शेयर कैपिटल। सेम वे व्हाट वी विल प्रिपेयर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, सेम वे ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हमें लिख देना है। ओके, नाउ कितना ओपनिंग बैलेंस है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, 3,50,000 बाय ओपनिंग बैलेंस टू क्लोजिंग बैलेंस $2,45,000। नाउ अभी मैंने आपको बताया कि इक्विटी शेयर में मैंने कंपेयर करके बताया, अगर आपकी ए वाली अमाउंट ज्यादा है तो हमको यहाँ पर आंसर मिलेगा, बट इस अकाउंट में हमें क्या किया है, हमको क्रेडिट साइड अमाउंट ज्यादा मिल रही है, तो क्या होगा, हमने शेयर इशू नहीं किए तो उसकी रिवर्स एंट्री क्या होती है, रिडीम कर लिए, हमने शेयर को क्या कर लिया है, रिडीम कर लिया है। तो टू रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितनी अमाउंट के, हमारा आंसर होगा 1,05,000 रुपीज के हमने प्रेफरेंस शेयर क्या कर दिए हैं, रिडीम कर दिए हैं। और उस पर जो हमने डिस्काउंट दिया है उसकी भी हमें एंट्री करनी होगी, वो वर्किंग नोट में हम करेंगे। ओके, सो दिस इज माय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, but we have not issued any single preference share, we have redeemed that type of preference share. Clear? So ये जो रिडेम्पशन वाली अमाउंट है वो कहाँ पर इफेक्ट करेगी, वो भी हमें
फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट है, इसलिए वहां पर हमें अमाउंट लिखनी होगी। सेम वे ये दोनों भी हमारी कौन सी है, फाइनेंशियल एक्टिविटी की पार्ट, बट बोनस शेयर की इफेक्ट तो हमें देनी नहीं है। वो कहाँ देनी है, जनरल रिजर्व में, क्योंकि बोनस शेयर इशू करने से ना ही तो कैश इनफ्लो होता है ना ही कैश आउटफ्लो होता है। सो नाउ वी विल प्रिपेयर नेक्स्ट अकाउंट। लिसन स्टूडेंट्स, फॉर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमें पहले वो कॉन्सेप्ट समझना होगा कि एग्जैक्ट प्रेफरेंस शेयर के बारे में हमें पूरे सम में बताया क्या गया है। हमको बताया है कि हमने रिडीम किए हैं, इशू नहीं किए। वो पॉइंट क्लियर हो गया, ओके, जहां मैंने यहाँ पर वो अकाउंट प्रिपेयर किया था, ओके। बट जो रिडीम किए हैं वो या तो प्रीमियम से हो सकते हैं या तो डिस्काउंट से हो सकते हैं। हमने प्रीमियम से रिडीम किए हैं, क्लियर। तो हमें यहाँ पर बैलेंस शीट में एक और अकाउंट भी दिया गया है, उसका नाम दिया है रिडम्पशन प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर, और उसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी हमें दिया है, क्लियर। तो हमारे पास कौन सी अमाउंट है, रिडम्पशन वाली अमाउंट है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। और जो तीसरी अमाउंट थी क्या था कि 5% प्रीमियम जो हमने रिडीम किए प्रेफरेंस शेयर, कितने के किए, ₹1,05,000 के शेयर हमने रिडीम किए, और उस पर हमने 5% प्रीमियम दिया, यानी हमारी अमाउंट कितनी थी, 5,250। तो ये कौन सी अमाउंट है जो इस अकाउंट में इफेक्ट करेगी, क्लियर। सो अब हमारा नेक्स्ट अकाउंट क्या होगा, रिडेम्पशन प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्लियर। अब 1 बाय 1 एंट्री पुट करेंगे और अकाउंट क्लोज करेंगे। रिडेम्पशन प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर, प्रीमियम अकाउंट है, ओके। नाउ एंट्रीज ओपनिंग क्लोजिंग, और जो थर्ड एंट्री थी जो हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाले अकाउंट से फाइंड आउट की थी, वो हमें डिनोट करनी है। तो बाय ओपनिंग बैलेंस, कितना ओपनिंग बैलेंस हमें दिया गया है, 17,500, ओके, एंड क्लोजिंग बैलेंस इज 12,250। और जो अकाउंट हमने प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड वाले अकाउंट में, सॉरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाले अकाउंट में क्रेडिट साइड मेंशन किया था, वो ए ही अकाउंट था, इसलिए उस एंट्री की क्रॉस एंट्री यहाँ पर आएगी, वो क्रेडिट था, यहाँ पर डेबिट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ओके, 5,250, 17,500 ओके, क्लियर। अब हमारे पास दो अमाउंट है, कौन सी दो अमाउंट, सिंपल सा फंडा है, अगर हम फाइनेंशियल एक्टिविटी में इसको डिनोट करते हैं तो कौन सी अमाउंट से करेंगे, वो अमाउंट हमें कहाँ से मिलेगी कि टोटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास से हमें कितना पैसा मिल रहा है। तो वो इजीली समझने के लिए हम अकाउंट प्रिपेयर करके डायरेक्ट आपको समझ आता है कि आपने 1,05,000 के शेयर रिडीम किए और दूसरा 5,250 का आपने उसको प्रीमियम दिया, यानी आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितने पैसे दिए, टोटल ₹1,05,000 प्लस ₹5,250, 1,10,250। डायरेक्ट पता चल गया। अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप अकाउंट प्रिपेयर करो, आंसर आपको मिल जाएगा। तो आपने कितना प्रीमियम किया था इशू, 5,250 का, और एक मिनट, हाँ
एक જ મિનિટ અમાઉન્ટ બુક ભૂલી ગઈ. હા बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बाय रिडम्पशन टू इशू. और हमने इशू कितने के किए थे? 1,05,000 के. सिर्फ यही एंट्री हमको देनी है. नाम क्या होगा अकाउंट का? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट. इस अकाउंट पर से हमें क्या आंसर मिलेगा? एग्जैक्ट हम कितना पैसा इन शेयर होल्डर्स को पे करते हैं, यानी कैश अकाउंट अफेक्ट करेगा यहाँ पर. बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल આવશે અવાજ? 1,05,000 and by redemption premium account 5,250. My total amount is 1,10,250 and it will affect to the cash account. अगर इस आंसर को हमें इंटरप्रेट करना है तो हम कैसे करेंगे? मैम वी हैव पेड टोटल 1,10,250 rupees as a cash, okay, to the preference share holders. Okay, now our next account is preliminary expenses account. See in your balance sheet, opening and closing is given. Okay, the to opening balance is rupees 7,000 and by closing balance 3,500. दूसरी कोई भी अमाउंट हमें ना ही एडजस्टमेंट में दी गई है ना ही कोई हिडन ट्रांजैक्शन है, तो हमें जो मिसिंग अमाउंट मिलेगी यहाँ से वो कहाँ डिनोट करनी है? एडजस्टेड पीएनएल अकाउंट में. तो हमारा टोटल होगा 7,000 एंड बाय पीएनएल अकाउंट भी बोल सकते हो आप, एडजस्टेड पीएनएल अकाउंट भी बोल सकते हो. ओके, रिटर्न ऑफ. ओके, clear? So in this way we have completed each and every account for a working note because I want to prepare CFS cash flow statement. ओके, हमने सारे वर्किंग नोट्स कंप्लीट कर लिए, सारे अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिए. एक एक एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग हमने जो भी सम किए हैं वो बेस सम है. इतने सम करने से ही आपका 90 to 95% कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाता है. क्यों? क्योंकि ये सारे सम में जो एडजस्टमेंट है, जो ट्रांजेक्शन्स है, वो सारा चैप्टर पूरा ओवरव्यू दे रहे हैं. क्लियर? सो पहले आपको पहले सारे एडजस्टमेंट देखने हैं, बाद में जितने भी अकाउंट उनको इफेक्ट करते हैं वो अकाउंट प्रिपेयर कीजिए, और आफ्टर दैट यू हैव टू प्रिपेयर योर फाइनल आंसर कैश फ्लो स्टेटमेंट. सो फ्रेंड्स, नाउ वी विल प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट. Now we have just completed each and every aspect of working note. Now we are moving on cash flow statement. So cash flow statement include three types of activities.
ओके, व्हाट वी हैव टू डू, मैंने आपको बताया था कि आपको स्टार्टिंग कहाँ से करना है, एडजस्टेड P&L से, और जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल बी आवर फर्स्ट एंट्री, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर. हमें प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कैसे मिलेगा, आपके अकाउंट में देखिए, आपकी जो बैलेंस शीट में देखिए, आपको आंसर दिया है P&L अकाउंट का. P&L का ओपनिंग एंड क्लोजिंग की कंपेयर करोगे आप, तो उसका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों में जो डिफरेंस निकलता है वो आपका क्या होगा, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर कैश फ्लो स्टेटमेंट. फर्स्ट एंट्री इज प्रॉफिट कितनी अमाउंट है हमारी प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर की, हमारा आंसर दिया हुआ है हमें 1 लाख. बैलेंस शीट में देखिए 1,57,500 और 93,100 का डिफरेंस 64,400. क्लियर. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, एड नॉन कैश आइटम्स. जितनी भी नॉन कैश आइटम्स है, जितनी भी हमने वर्किंग नोट प्रिपेयर की, जहां जहां जो मेन पॉइंट थे वो सारी एंट्री अब यहाँ पर करनी है. आपको लास्ट एग्जांपल में भी मैंने बोला था कि जो एंट्री आपको पता है कि यहाँ पर आ गई, वो उस पर सर्कल कर दीजिए, ताकि जब एंट्री पुट करें तब मिस्टेक ना हो. तो प्रपोज डिविडेंड में जब हमने फाइंड आउट किया था 78,750 वाला पोर्शन, वो यहाँ पर हमें लिखना है. तो प्रपोज डिविडेंड 78,750. दूसरा, आप इस वाले कॉलम में भी लिख सकते हैं. तब क्या करना होगा, आपको टोटल करके यहाँ पर शिफ्ट करना है. ओके, दोनों वे में आप एग्जाम्पल प्रेफर कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ही यहाँ पे लिख दिया है, इसलिए डायरेक्ट टोटल हमारा आंसर यहाँ पर नीचे आ जाएगा और जो आंसर है वो लास्ट वाली कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा. प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, हमें कितना अमाउंट मिला था प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में, हमने याद कीजिए जब आपने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट बनाया था तब आपको दो एंट्री मिली थी. एक तो आप जो करंट ईयर का पे कर रहे हैं वो, और दूसरा आपने जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन रखा है ड्यूरिंग द ईयर वाला. ओके, यानी क्रेडिट वाली जो अमाउंट है आपकी क्रेडिट साइड, देखिए आपका अकाउंट जो क्रेडिट साइड वाली अमाउंट है वो यहाँ पर एडजस्टेड P&L में आएगी, और जो करंट पेड है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी कि लास्ट वाली एंट्री आएगी टैक्स पेड करके. ओके, इसलिए यहाँ पर अमाउंट होगी 98,000. आफ्टर दैट एनी इंटेंजिबल असेट विच इज रिटन ऑफ, यस देयर इज अ सिंगल एंट्री ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. कितने, हमारा लास्ट अकाउंट कितने हमने रिटर्न ऑफ किए हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो डिफरेंस था हमारा. क्लियर. सो आफ्टर दैट वी विल हैव डेप्रिसिएशन. सी, हमने अकाउंट पर से कितना फाइंड आउट किया था हमारी अमाउंट डेप्रिसिएशन की, ओके. नाउ नेक्स्ट एंट्री जो हमने रिटर्न ऑफ कर ली है वो, अब इंटरिम डिविडेंड हमने कितना पे किया है, इंटरिम डिविडेंड 31,500. ओके, एंड नेक्स्ट एंड लास्ट, हमने जो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड पे करना है उसके लिए मैंने स्पेशली जो प्रोविजन बनाया है, ये अमाउंट हमने कहाँ से लाई, आपको याद होना चाहिए कि आपकी जो अमाउंट थी प्रेफरेंस शेयर वाली उसके 12% का हमें डिविडेंड पे करना है, इसलिए मेरा आंसर होगा 42,000. नाउ
जो जो नॉन कैश आइटम थी जो ऐड करनी थी वो ऐड कर दी है। अब हम क्या करेंगे, लेस। लेस क्या होता है, नॉर्मली जब आप कोई रिजर्व सरप्लस में जाती है तब, या तो फिर आप कोई प्रॉफिट है जो फिक्स असेट सेल करने से आपको मिलता है, तो वो यहाँ पर आप लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर आपका, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट एंड surplus of general reserve. What is my amount? See, मशीनरी यानी जो फिक्स असेट थी आपकी, उस पर हमें प्रॉफिट मिला है। कितना प्रॉफिट मिला है हमको, 22,700। और सरप्लस कितनी है हमारी, 35,000। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, हम पूरा टोटल करेंगे और टोटल में से भी हमें एक चीज और माइनस करनी है। कौन सी, जो हमने इनकम टैक्स पे किया है वो। तो लेस इनकम टैक्स पेड, कितना पे किया था हमने, 84,000। क्लियर? सो this is entry of adjusted P&L account. At the end what I will get, my answer is showing net cash flow from operating activity. Clear? So my total is 3,12,950. See, this is minus amount, so we have to deduct. So make bracket, so example में आपको mistake ना हो। ये जो अमाउंट आई वो कौन सी है, बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गिव द एंट्री ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। कितना चेंज है हमारे क्रेडिटर्स में, जो इंक्रीज हो रहा है वो कितना है हमारा, इंक्रीज क्रेडिटर्स में 52,500 एंड डेटर्स में जो डिक्रीज हो रहा है वो लिखना है हमें। तो इंक्रीज इन क्रेडिटर्स एंड डिक्रीज इन डेटर्स। अमाउंट क्या है हमारी, 7,000 and 52,500. So final is 59,500. क्लियर? हमने यहाँ पर जो इफेक्ट थी वो दे दी। अब हमें क्या करना है, हमें लेस करनी है अमाउंट इंक्रीज इन स्टॉक। $91,000 माइनस डिनोट कीजिए, okay, there is a rule behind this. If your current asset is increasing, that means your cash flow is decreasing. okay, उस फंडे से आपको ये सारी एंट्री करनी है। यहाँ पर 3 एंट्रियाँ हैं, जरूरी नहीं है कि इस सारे सम में सेम एंट्रीज हो। आपको क्या करना है, बैलेंस शीट की जो अमाउंट है उसको कंपेयर करना है ओपनिंग और क्लोजिंग के साथ। जैसे कि यहाँ पर हमने कंपेयर करके निकाला कि हमारे क्रेडिटर की अमाउंट में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो हमें ऐड करना है, और अगर करंट लायबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती, तो हम क्या करते हैं, उसको माइनस करते। और करंट असेट्स के लिए उसका रिवर्स प्रोसेस है। ओके, सो माय आंसर इज टोटल नाउ। अब मुझे क्या करना है, मुझे इनकम टैक्स को लेस करना है। जितना भी मैंने इनकम टैक्स पे किया, कितना इनकम टैक्स मैंने पे किया था, 84,000। So my final answer is A, net cash flow from
operating activities, and answer is 1,97,400. Clear? Now point number 2, cash flow from investment activities. Okay, so at that time what we have to do, we have to mention each and every aspect of इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी. सी इन योर बैलेंस शीट आपने कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज की है. आपने मशीनरी को सेल किया था, और दूसरा क्या किया था, आपने परचेज की थी फिक्स असेट और इन्वेस्टमेंट को परचेज किया था. ओके, सो फर्स्ट एंट्री इज, पहले यहाँ पर डिनोट करो कि हमको अब क्या करना है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, और उसमें हमारी एंट्री है सेल ऑफ मशीनरी. कितने की मशीनरी हमने सेल की थी, 33,250. ओके, आफ्टर दैट हमने क्या किया था, परचेज किया था. सो लेस करेंगे परचेज ऑफ फिक्स असेट, माइनस अमाउंट है इसलिए माइनस में ब्रैकेट में डिनोट करो, माइनस लिखना नहीं है हमें, सिर्फ ब्रैकेट बनाना है, 1,33,000. आफ्टर दैट कौन सी एंट्री है, इन्वेस्टमेंट को परचेज किया था हमने, इन्वेस्टमेंट अकाउंट से फाइंड आउट की थी हिडन अमाउंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट. ये सारी एंट्री हमने कहाँ से फाइंड आउट की है, ये सारी एंट्री हमने जो अकाउंट्स प्रिपेयर किए वर्किंग नोट के लिए, जहाँ जहाँ जो सर्कल बनाया था वो सारी एंट्री हम यहाँ पर रख रहे हैं. क्यों हमने माइनस किया, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, अगर आप कुछ परचेज करते हो तो क्या होता है, आपका कैश आउटफ्लो होता है. आउटफ्लो मीन्स यू आर रिड्यूसिंग योर कैश बैलेंस, सो आई हैव डिडक्टेड. क्लियर? और सेल में हमें क्या होता है, कैश इनफ्लो होता है, इसलिए हम लोग प्लस माइनस करके हमारा फाइनल आंसर है जो B, cash flow from operating activity is given as a. Now B as a investment activity, and my answer is 1,41,750, but it's a minus balance. Clear? Now we will move on the third point, cash flow from फाइनेंशियल एक्टिविटीज. क्लियर? नाउ फाइनेंशियल एक्टिविटीज के लिए हमें क्या करना है, हमें हमारी कैपिटल में जो इंक्रीज डिक्रीज किया वो देखना है. तो पहला हमने क्या किया था, हमने राइट इक्विटी शेयर को इशू किया था 1,05,000 से. क्लियर? बाद में हमने क्या किया था, डिबेंचर को इश्यू किया था, उसकी अमाउंट हमें क्या मिली थी, 140. कैसे किया, डिबेंचर वाला अकाउंट हमने प्रिपेयर नहीं किया क्योंकि इट्स वेरी सिंपल, सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग को क्या किया मैंने, कंपेयर कर दिया. तो हमारी पहली एंट्री कौन सी थी, हमने राइट शेयर को इशू किए हैं, राइट शेयर इशूड. कितने राइट शेयर इशू किए थे हमने, 1,05,000 से. ओके, दूसरा क्या था, हमने डिबेंचर इशू किए हैं 1,40,000. ओके, उसके बाद हमने क्या किया, हमने रिडीम किया. क्या रिडीम किया, प्रेफरेंस शेयर को. कितने रुपीज से, याद कीजिए हमने जब अकाउंट बनाया तो वो फाइनल अमाउंट कौन सी ढूंढी थी, जो फाइनल अमाउंट थी जो हमने कैश पे किया था किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, वो था 1,10,250. ओके, आपको यहाँ पर 1,05,000 नहीं लिखना है. क्यों, क्योंकि हमने रिडम्पशन के टाइम पर हमने प्रीमियम भी पे किया था और वो फाइनल अमाउंट थी हमारी, ये इसलिए हम यहाँ पे लेस करेंगे, हम पे कर रही इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 1,05,000.
10,000 and 250 denote in bracket. Okay, after that you have paid interim dividend. इंटरिम डिविडेंड पे करना और उसका प्रोविजन बनाना दोनों चीज अलग है. अगर आप पे कर रहे हो ड्यूरिंग द ईयर, इसका मतलब आप यहाँ पर डिनोट कर रहे हो. अगर आप प्रोविजन बना रहे हो तो यहाँ पर डिनोट कर रहे हो. ओके, तो आपने कितना इंटरिम डिविडेंड पे किया था? 31,500. आफ्टर दैट आपने इक्विटी शेयर के लिए भी डिविडेंड निकाला था. कितना था हमारा इक्विटी शेयर का डिविडेंड? ये कौन सी एंट्री है? याद कीजिए, ये जो एंट्री है वो कौन सी है? स्टार पॉइंट ऑफ पीडी अकाउंट, प्रपोज डिविडेंड अकाउंट, जो हमने फाइंड आउट किया था एज्यूम करके कि हम लास्ट ईयर वाला जो डिविडेंड है उसको पे कर रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को. इसलिए अगर पे कर रहे हैं तो हमारा बैलेंस क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा. इसलिए मैंने क्या किया है? लेस किया है. आफ्टर दैट मैंने पे किया है प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड. कितना? 42,000. Okay, so at the end what I will get my final answer of C. Clear? See, it's a plus items, यानी कि वो पॉजिटिव आइटम्स है, ये चारों नेगेटिव आइटम्स है. उसका आंसर आप कहाँ डिनोट करेंगे? फाइनल कॉलम में. और आपका आंसर होगा 10,850. पॉजिटिव आंसर है इसलिए ब्रैकेट नहीं बनाना है. ब्रैकेट उसी के लिए बनाना है जो नेगेटिव आइटम है, ताकि हमें आंसर फाइनलाइज करते टाइम दिक्कत ना हो. अब हमारे पास क्या है? ए, बी एंड सी. हमारा ए का आंसर कितना था? 1,97,400. बी का आंसर माइनस में 1,41,750 और सी का आंसर है 10,850. फाइनल आंसर के लिए मैं क्या करूंगी? ए प्लस बी प्लस सी. ओके, और उसका नाम क्या होगा? इंक्रीज इन. इसे हम क्या डिनोट करेंगे? इंक्रीज इन कैश और कैश इक्विवेलेंट्स. प्लस माइनस करके हमें फाइनल आंसर कितना मिलेगा? हमारा आंसर होगा 66,500. ओके, अब हम क्या करेंगे? हमारा आंसर एक्यूरेट है कि नहीं, 100% हम ट्रू है कि नहीं, कैसे फाइंड आउट करना है? सिंपल सी बात, आपने जो अमाउंट फाइंड आउट की है ए प्लस बी प्लस सी से, उसमें मुझे क्या करना है? ओपनिंग बैलेंस को क्या करना है? प्लस करना है. कितना मेरा ओपनिंग बैलेंस है? बुक में देखिए, आपका कैश बैलेंस ओपनिंग आपको मिलेगा 49,000. क्लियर? अगर इन दोनों अमाउंट को एनालाइज करके मुझे अगर फाइनल आंसर मिलता है, और वो हमारा कौन सा बैलेंस होना चाहिए? हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और कैश बैंक हो. अगर आपको बैंक दिया है तो बैंक का, कैश दिया है तो कैश का. क्लियर? तो अगर हमने फाइंड आउट किया आंसर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, हमारा फाइनल आंसर होगा 1,15,500, जो हमारा क्या है? क्लोजिंग बैलेंस है. यानी वी आर 100% ट्रू. क्लियर? अगर आपने जो एग्जाम्पल कैलकुलेट किया उसमें से आपने क्या किया है? आंसर फाइनलाइज किया. कैसे किया? प्लस किया मैंने ओपनिंग बैलेंस और मुझे मिला है क्लोजिंग बैलेंस, यानी हम 100% ट्रू है. क्लियर? और इसके बिहाइंड लॉजिक क्या है? लॉजिक यही है सिर्फ कि हमने जो भी एंट्रीज की है वो कौन सी एंट्रीज है? वो ड्यूरिंग द ईयर वाली एंट्रीज है. ओके, ड्यूरिंग द ईयर मैंने जितनी भी एंट्रीज की है वो सारी मैंने यहाँ पर डिनोट की. उसमें मैंने इफेक्ट देकर फाइनल आंसर ए गेट किया. उसमें मैं अगर ओपनिंग को क्या करती हूँ? प्लस करती हूँ, तो मुझे आंसर मिलना कौन सा चाहिए? क्लोजिंग बैलेंस. यानी क्या? मेरे स्टार्टिंग में मेरे पास इतने थे, ड्यूरिंग द मैंने ईयर इतने ट्रांजेक्शन किए, और लास्ट में मेरे पास है इतना क्लोजिंग बैलेंस. दैट मीन्स
I am 100% true. So now we have finished the entire example number 13. It's a very most important example. मैं एग्जाम में पूछा जाएगा ऐसा नहीं बोल रही हूँ, चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपका 90% चैप्टर कवर हो जाता है, यानी अब आप प्रैक्टिस करोगे, सारे एडजस्टमेंट यही रिपीट होने वाले हैं। सो प्रैक्टिस वेल एंड कैलकुलेट एग्जाम्पल।